हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर स्टडी जोन। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर लिखे हुए मिल रहे होंगे। तो इन पॉइंट्स के ऊपर हम बातें करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि फेराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है, फेराडे सेकंड लॉ क्या होता है, अगर हमारी करंट एफिशिएंसी है तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। और लास्ट मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जहाँ पर हमने देखा था कि मोल्टन NaCl, एक्वस NaCl या फिर एक्वस HCl या फिर एक्वस CuSO4 के कौन कौन से यहाँ पर एनोड और कैथोड पर प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, ये भी हमने पूरी तरीके से देख लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहली चीज़ कि कंडक्टर। एज यू नो दैट कंडक्टर क्या होता है, जिसको हिंदी में चालक बोलते हैं ना, कंडक्टर। तो बेसिकली मेरे पास दो टाइप के कंडक्टर होते हैं। पहला जो कंडक्टर होता है, एक तो होता है आपके पास मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, और अपने पास सेकंड वाला होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। बेसिकली जितने भी मेटालिक वायर अपने घर के अंदर हमें मिलते हैं सभी क्या होते हैं, मेटालिक कंडक्टर होते हैं। लाइक सिल्वर के वायर हो गए, कॉपर के वायर हो गए, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं घर के अंदर, तो वो क्या होते हैं, आपके मेटालिक कंडक्टर होते हैं, जिनमें आसानी से करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है। दूसरा होता है आपके बाइक में, आपके कार में, आपके घर पर इन्वर्टर बैटरी होता है, वो उसके अंदर जो बैटरी होती है उसके अंदर कंडक्टर लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हम इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, और अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर ही इन चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट भी किया था। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कैथोड होता है, और यहाँ पर क्या होता है, एनोड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये पता होना चाहिए कि आखिर एक मेटालिक, इसको पॉइंट ही बना के डाल दे रहा हूँ मैं, है ना, तो यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं डिफरेंसेस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। कौन कौन से डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर की साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे मेटालिक कंडक्टर, और इधर की साइड लिख रहे हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर किया जाता है मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, यहाँ पर जो कंडक्टेंस होता है वो किसके कारण होता है, इज ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि एक इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कौन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस होती है ना। तो कंडक्टेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। सेकेंडली, यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है, तो देयर इज नो केमिकल चेंज, देयर इज नो केमिकल चेंज कैन अकर। मे बी आपका फिजिकल क्या होता है, अगर हो सकता है तो फिजिकल कैन अकर। ओके। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करूं तो बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस कैन अकर, फिजिकल चेंजेस कैन अकर। यहाँ पर अपने पास दोनों टाइप के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ओके। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ डिफरेंसेस हैं। एक दो डिफरेंसेस और देख लेते हैं। लाइक मैं बोल रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर आपका नो ट्रांसफर ऑफ मेटल ऑन हीटिंग, there is
नो ट्रांसफर ऑफ मेटल ऑन हीटिंग, कोई भी यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस या फिर कोई भी केमिकल यहाँ पर या फिर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मेटल्स, हाँ सॉरी मेटल ही लिख दिया यहाँ पे मैंने, मेटल लिख दिया। कोई भी मेटल यहाँ पर क्या नहीं होता है, पास नहीं होता है इलेक्ट्रिक करंट के डोरिंग, है ना। मेटल ऑन हीटिंग की बात कर दूँ मैं, या फिर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो यहाँ पर आपका ट्रांसफर ऑफ मेटल अकर भी हो सकता है। देयर इज ट्रांसफर ऑफ मेटल कैन अकर, और ये हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में पूरी तरीके से देख सकते हैं कि जहाँ पर आपका कैटाइन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से हटकर कैथोड पर क्या होता है, डिपॉजिट होता है। फोर्थ आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपका टेम्परेचर राइज होता है वैसे वैसे यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है ना। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस जो चालकता होती है विल डिक्रीज, क्या होती है वो, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर आपका ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है, कंडक्टेंस विल इंक्रीज। यहाँ पर तो आपका जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो आपकी जो कंडक्टेंस है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जबकि यहाँ पर डिक्रीज होगी। जबकि यहाँ पर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो यहाँ पर आपकी जो कंडक्टेंस है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं। हालांकि आपसे इनके बारे में कोई पूछने वाला है नहीं। हम अब मूव ऑन कर रहे हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के टुवर्ड्स। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी को पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को रेजिस्टेंस क्या होता है? हाँ बिल्कुल, प्रतिरोध होता है, लेकिन वैसे होता क्या है? एक बैरियर के रूप में काम करता है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो अगर वहाँ पर स्मूथली इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बैरियर प्रोड्यूस हो रहा है, और बैरियर प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पर वो किसका काम कर, कोई है रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस, है ना। तो रेजिस्टेंस बेसिकली आपका होता क्या है? रेजिस्टेंस आपका होता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन के ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका ये R है, ये आपको पता है रेजिस्टेंस है। ये आपका क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? रेजिस्टिविटी। L क्या है आपका? लेंथ ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए, अगर मेरे पास कोई एक मेटालिक वायर है, मेरे पास एक कोई मैंने बोला आपसे कि कोई मेरे पास एक मेटालिक वायर है ना, छोटा वायर है मेरे पास, मैं उसको ऐसे, मेरे पास एक मेटालिक वायर है। इस मेटालिक वायर के अगर मेरे पास लेंथ भी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो इसकी लेंथ होगी। जितना यहाँ पर एरिया कवर कर रहा है उसका क्या होगा? यहाँ पर एरिया होगा नहीं होगा? मेटालिक कंडक्टर में आपका लेंथ और एरिया सब कुछ होता है ना। लेकिन आखिर
अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो वहाँ पर आपका लेंथ और एरिया से क्या मतलब होता है ये देखने वाली बात होगी। तो बेसिकली अगर मेरे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एज्यूम किया मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहाँ पर क्या होगा आपका कुछ ये आपके पास दो प्लेट हैं, एक पॉजिटिव और दूसरी कौन सी वाली, नेगेटिव। ये दो प्लेट्स हैं, जैसे ही आपने यहाँ पर चार्ज लगाया वैसे ही तुरंत यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहलाता है आपका। कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज देने पर ही, चार्ज दे रहे हैं तो मतलब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, और इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जो इन दोनों यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड हैं, इनकी जो डिस्टेंस है यहाँ तक, ये क्या कहलाती है आपकी, यहाँ से यहाँ तक इनकी लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, लेंथ कहलाती है। जबकि अगर मैंने यहाँ पर इसको एक क्यूब की फॉर्म में अरेंज कर दिया, तो इसके लिए मैं एरिया निकाल सकता हूँ, एरिया ऑफ क्यूब निकाल सकता हूँ यहाँ पर। तो ये क्या होगा, इसका एरिया होगा। क्या होगा, एरिया होगा, है ना। लेकिन थ्योरेटिकली हमें क्वेश्चन करने हैं तो इतना इसका यूज़ होने वाला नहीं है, लेकिन चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होनी ज़रूरी है, ठीक है। जितने एरिया के अंदर ये डिप्ट होता है उतना ही लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक मैं बात करूँ तो ये वाला पोर्शन अगर पूरी तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप्ट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप्ट है, तो उस वाले पार्ट के अंदर मैं एरिया और फाइंड आउट कर सकता हूँ किसका, इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का। किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का। तो ये रेजिस्टेंस होता है आपका, क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास कंडक्टेंस, जिसको अपन G से डिनोट करते हैं, है ना। अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत से लोग, लेकिन मैं इसको G से रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना। अब कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस इतना ही स्मूथली होगा जितना आपका रेजिस्टेंस कम होगा। तो मैं इसको क्या बोलूँगा यहाँ पर, ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का। तो ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का। किसका होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो मैं क्या बोलूँगा इसे, मैं बोलता हूँ इसे G इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, बोले तो 1/r हो गया यहाँ पर। अब आपको पता है कि जो R होता है आपका वो क्या होता है, बताओ क्या होता है। हाँ, वेरी गुड। G इज इक्वल टू 1/k रो इंटू L/A। यहाँ से मेरे पास जो रिलेशन निकलेगा वो निकलेगा 1/k रो इंटू A/k L, ठीक है। हाँ, इसकी यूनिट क्या बनेगी अगर ये, हाँ एक चीज़ तो मैं भूल ही गया यहाँ पर, जो आपका रेजिस्टेंस होता है इसकी यूनिट क्या कहलाती है आपकी, ओम होती है। क्या होती है, ओम, OHM। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस टाइप से। तो ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी अपने पास, इसकी यूनिट बनेगी ओम का इन्वर्स। क्या बनेगा, ओम का इन्वर्स बन जाएगा। या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, सीमेंस। क्या बोलते हैं, सीमेंस भी नाम बुलाते हैं इसको, कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर इसको MHO के नाम से भी बुलाते हैं। ओम को उल्टा लिख दीजिए तो MHO ही बनेगा। ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, कंडक्टेंसी। किसकी होती है भैया, कंडक्टेंसी। इसको एक बार थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, फिर हम फर्दर देखेंगे कि आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या जिसको कंडक्टिविटी बोलते हैं वो होती क्या है, और उसमें कुछ होने वाली चीज़ें। अब देखो, रेजिस्टेंस ऑफ और कंडक्टेंस को डिस्कस करने के बाद में अपना जो थर्ड टर्म आता है जिसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ध्यान रहे ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और इसको दूसरे नाम से हम कंडक्टिविटी बुलाते हैं, कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कापा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कापा से। तो कापा क्या होता है, कै की तरह होता है, और ये ऊपर से मुड़ा हुआ सा दिखता है कुछ इस टाइप से। तो ये क्या होता है आपका, कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है।
तो जैसे आपका कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, ठीक इसी प्रकार से ये रेसिप्रोकल किसका होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। तो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या होता है आपका, रॉ। तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पे, मेरे को बोलना पड़ेगा कि कापा इज इक्वल टू 1/के रॉ। और आप जानते हैं, अगर मेरे को रिलेशन भी पता है वैसे, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू L/A। तो 1/R किया मैंने, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/के रो इंटू L/A। यहाँ से मेरे को निकलेगा 1/R इज इक्वल टू 1/के रो इंटू A/L। अब मेरे को 1/के रो करना है यहाँ पर, तो 1/के जैसे मैंने यहाँ पर रो किया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/के R इंटू के L/A। ठीक है, तो 1/रो की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ कापा इज इक्वल टू 1/के रेजिस्टेंस इंटू के L/A। ठीक है, अब देखो 1/के R क्या था, ये 1/के R क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस था। और ये क्या कहलाता है आपका, जी बोले तो अभी डिस्कस किया था हमने, क्या था ये बताओ, कंडक्टेंस इंटू के L/A। ठीक है, अब जो L/A है ये क्या है आपका, सेल कांस्टेंट है। क्या है, सेल कांस्टेंट। क्या नाम से बुलाते हैं इसको, सेल कांस्टेंट बुलाते हैं। जबकि ये क्या चीज़ है आपकी, कंडक्टेंस। क्या है, कंडक्टेंस। और कापा से किसको डिनोट करते हैं हम यहाँ पर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर क्या है ये आपका, कंडक्टिविटी। क्या है, कंडक्टिविटी। ओके, तो हमारे पास कंडक्टिविटी क्या आता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। क्या चीज़, सेल कांस्टेंट। अब देखिए, अगर मैं यूनिट की बात करूँ यहाँ पर, तो यूनिट क्या बनेगी आपकी, मेरे को पता है, देखो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, कंडक्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स। क्योंकि मेरे को पता है कंडक्टेंस जो कंडक्टिविटी है, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, 1/के R इंटू L/A। देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बनती है, ओम बनती है। क्या बनती है, ओम बनती है। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होती है आपकी, देखो लेंथ, इतने बड़े बड़े इलेक्ट्रोड तो होते नहीं है मेरे पास। देखो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है आपका, यहाँ पर कैथोड और एनोड होते हैं। अभी ऐसा थोड़ी नहीं है कि यहाँ पर किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, वो आपकी सेंटीमीटर या फिर मीटर तक हो सकती है। तो मैं यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर ले रहा हूँ, बहुत जगह आपको मीटर के अंदर भी देखने को चीज़ें मिलेंगी, लेकिन सेंटीमीटर आपका मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। जबकि एरिया क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। तो ये बन जाएगा आपके पास ओम इनवर्स, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स बन जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर से ऊपर कटेगा ये, तो सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर डिवाइड बाय ये कितना है 1, और ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो -2 हो जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो यूनिट किसकी बनेगी यहाँ पर, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या बनेगी आपके पास, कापा की यूनिट ये वाली बनेगी। ठीक है, रटने वाली कुछ चीज़ें नहीं है, बस आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलना है। कौन चीज़ें कहाँ से निकल रही हैं, कैसे निकल रही हैं, उन चीज़ों पर ही हमें बातें करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मूव ऑन कर रहे हैं अपने, अब हम मूव ऑन कर रहे हैं अपने मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। इसके ऊपर जा रहे हैं अब हम मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। ये आपका 4th टर्म है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, जिसको अपन लैम्डा m से डिनोट करते हैं। ये आपकी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है। क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है। तो ये बोलता है द कंडक्टिविटी ये है, होती तो कंडक्टिविटी है ना, वैसे तो होती कंडक्टिविटी है, बट ड्यू टू ऑल द आइंस
present in a solution containing 1 मोल, कितने मोल भैया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो अमाउंट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वो कितना है, 1 मोल। उसके लिए अगर जितने भी उसमें आयंस प्रेजेंट हैं उनके लिए कंडक्टिविटी निकालना क्या कहलाता है, उनकी मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करता है ना। लेट मैंने माना कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ए सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम का, और वो वॉल्यूम किस में है, मिलीलीटर के अंदर, और कितना कंटेंस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। तो बेसिकली जो आपका लैम्डा एम होता है वो होता है आपका कापा इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। क्या होता है, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब देखिए भाई साहब, मेरे पास लैम्डा एम, इसको थोड़ा सा मैं आगे और डेराइव करता हूँ। ये कापा इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाय एम, क्या बन जाएगा, 1000 डिवाइड बाय एम, और लैम्डा एम क्या बन जाएगा, के इंटू 1000 डिवाइड बाय एम। कुछ लोग इसे कॉन्सेंट्रेशन और मोलरिटी एक ही चीज़ होती है, तो ये क्या है आपकी मोलरिटी, क्या है मोलरिटी। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, सर आपने ये वैल्यूज़ कैसे पुटअप कर दी। तो भाई साहब इधर देख लीजिए, मेरे को पता है, वैसे ये चीज़ें बहुत ही आसान हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मेरे किस में दे रखी है, मिलीलीटर के अंदर दे रखी है, तो यहाँ पर मैं इंटू किसका कर दूंगा, 1000 का कर दूंगा, किसका कर दूंगा, 1000 का, है ना। तो मेरे को यहाँ पर मिला मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना 1 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है आपका मिलीलीटर के अंदर, इंटू के क्या कर देंगे अपन 1000 तो है ये आपका। तो मेरे पास यहाँ पे निकल के आया, तो VmL क्या निकल के आएगा यहाँ पर, वो निकल के आएगा 1000 डिवाइड बाय एम। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया, बस इतना है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी अब किसी यूनिट की बात करें हम, तो यूनिट क्या बनती है अपनी, देखो कुछ भी नहीं सोचना, मेरे को पता है कि लैम्डा एम क्या होता है अपने पास, कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय एम होता है, ये सभी जानते हैं। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है आपकी मोल्स पर लीटर, होती ही नहीं होती है ना। कापा क्या होता है आपका, कापा की यूनिट अभी तो फाइंड आउट की थी हमने, कापा की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है इसको, तो मेरे को पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं, और 1 ml में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, होते नहीं होते हैं। तो 1 लीटर में कितने बन गए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर में अपने पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या बनते हैं, वॉल्यूम बनती है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर इसको मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब, ये ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास जो यूनिट निकल के आएगी इसकी, वो यूनिट निकलेगी क्या चीज़, यूनिट निकलेगी अपने पास क्या चीज़ इसकी, वो निकलेगी आपके पास ओम इनवर्स मोल इनवर्स और सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास जो यहाँ पर यूनिट निकल के आई है, वो यूनिट मेरे पास क्या निकली है, मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ आपको, ओम इनवर्स मोल इनवर्स और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, इसकी यूनिट है भैया, क्या है, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा है। कोई बात क्लियर, आसान है ना बिल्कुल। उसके बाद देखो 5th वाला, 5th है आपके पास कौन सा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जैसा आपका मोलर कंडक्टिविटी था ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 5th टर्म है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा ई से, ठीक
ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी किससे, लैम्डा एम से, और इसको किससे, लैम्डा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो लैम्डा एम है, लैम्डा ई है सॉरी, उसको वो उसकी डेफिनेशन बोलती है भैया, क्या बोलती है, क्या बोलती है, इसकी डेफिनेशन बोलती है कंडक्टिविटी ड्यू टू कंडक्टिविटी ड्यू टू all the ions present in a solution containing 1 gram equivalent of electrolyte। ये इसकी डेफिनेशन बोलती है कि कंडक्टिविटी, ऐसी कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के, वो कितना है आपका 1 ग्राम, कितना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट है इसका। इसके अंदर आपके जो भी यहाँ पर कंडक्टिविटी निकलती है इसके रेस्पेक्ट में, वो क्या कहलाती है, आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाती है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम लैम्डा ई अपने पास, जैसे आपका ये मोलर कंडक्टिविटी का आया था, ये इसी प्रकार से आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का आता है, कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय एन। एन क्या है यहाँ पर, नॉर्मलिटी, क्या है, नॉर्मलिटी। बिल्कुल समझ में आया। अब देखो बड़े ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू कापा इंटू 1000। नॉर्मलिटी अपने पास क्या होती है, मोलरिटी इंटू का क्या होता है, एन फैक्टर होता है, क्योंकि आपको पता है मैंने नमन पढ़ाया था, है ना। नमन क्या होता है आपका, नमन क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नमन होता है आपका एन फॉर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू के एन फैक्टर, है ना। यहाँ से मेरे पास एन मोलरिटी इंटू एन फैक्टर आ गया यहाँ पे, है ना, वही मैंने यहाँ पर रख दिया। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, हाँ ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ क्या है, देखो ये वाली चीज़ यही है ना, ये वाली चीज़ कहाँ पे, ये वाली, ये वाली चीज़ यही तो है ना। ये क्या है आपका, मोलर कंडक्टिविटी। मैं इसको लिख सकता हूँ कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इंटू के क्या बन जाएगा अपना, सॉरी डिवाइड बाय क्या बन जाएगा अपना, एन फैक्टर। तो मेरे को पता चल गया कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू के क्या बन जाएगा, एन फैक्टर। क्या बन जाएगा, एन फैक्टर बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा। एक चीज़ देखो, देख ये मेरा सीमेन पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को पता है MHO भी लिख सकता हूँ, इसको मैं सीमेन में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर कई बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप ये छोटी मोटी चीज़ें इसमें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, सीमेन पर मोल पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं यूनिट की। अगर मैं यूनिट की बात करूँ इसकी यहाँ पर, यूनिट क्या बन जाएगी अपने पास, देखो ये वाला कापा की यूनिट क्या बनती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बनती है। नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है, नॉर्मलिटी क्या होता है आपका, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन। अब जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं वो ग्राम के अंदर होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट है ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा ये, है ना, अपॉन के यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगेन वही चीज़ है, यहाँ पर कौन होगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट तो आपके पास जो यूनिट निकल के आएगी वो निकल के आएगी ओम इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स, और यहाँ पर आपका सेंटीमीटर कितना भैया, सेंटीमीटर आपका इनवर्स रहेगा। ये किसकी यूनिट निकल के आएगी आपकी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। किसकी निकल के आएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट निकल के आएगी। तो आई थिंक आपको ये पांचों जो टर्म्स थे, पहला आपका कौन सा, रेजिस्टेंस, दूसरा आपका कौन सा, कंडक्टेंस, तीसरा कौन सा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम कंडक्टिविटी के नाम से बुलाते हैं, चौथा आपका कौन सा, मोलर कंडक्टिविटी, पांचवा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। पांचों टर्म्स आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुके होंगे, और आई होप आप इनको पूरी तरीके से अपनी नोटबुक के अंदर उतार भी रहे होंगे, कॉपी भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप इनको कॉपी कराइए एक बार, फिर हम आगे इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इनके आधार पर कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इनके बेस पर।
देखो ये हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। आपको भी पता होगा कि ये कंडक्टेंस कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, दूसरा तो और ही ज़्यादा सिंपल है। बस जो चीज़ पूछी है उसका हमें फॉर्मूला पता है और फॉर्मूले के अंदर उन चीज़ों को यहाँ पे पुटअप करना है। तो पहले क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखना, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन, मतलब हमारी इसकी नॉर्मलिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, तो बढ़िया बात है। ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज़ 100 ओम, है ना, मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस गिवन कर रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, वो कर रखा है यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका कितना आर है 100 ओम। कितना ओम है 100 ओम, ठीक है। आगे बढ़िए, कैलकुलेट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हमसे क्या पूछवा रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? दूसरा नाम क्या होता है इसका? कंडक्टिविटी। क्या होता है? कंडक्टिविटी होती है। और कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन बताओ? कापा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कापा से। तो कापा यहाँ पे मेरे से पूछा गया है, बिल्कुल आसान है। सॉल्यूशन विल बी कैलकुलेट द सॉल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, द सॉल्यूशन विल बी एट सेल कांस्टेंट दे रखा 1 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, 1 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब सेल कांस्टेंट किसको बोला था आपने बताओ? L अपॉन के A। ये दे रखा आपका यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है। तो कुछ नहीं, हमसे ये पूछा है। तो कापा का फॉर्मूला हमें सभी को पता है। कापा क्या होता है? सेल कांस्टेंट, सॉरी कंडक्टेंस इनटू के सेल कांस्टेंट, यही होता है ना। आप देखो कापा कंडक्टेंस आपका रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है इनटू के यहाँ पर L अपॉन के A। तो बताइए मेरे पास क्या बन जाएगा? 1 अपॉन के 100 ओम, ठीक है, 100 ओम इनटू के 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या बनेगा अपने पास? ये ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? 10 की पावर बोले तो 0.01 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 10 की पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो कहीं पर यहाँ पर नॉर्मलिटी का यूज़ नहीं हुआ है, बिल्कुल आसान है। जो चीज़ें जो पूछवा रहा है, अब गलती से इसने जो डाटा दे रखा है उसके अंदर नॉर्मलिटी है और कहीं पे आप इस नॉर्मलिटी के चक्कर में फंस नहीं जाएं, तो बड़े सातिर होते हैं ये एग्ज़ामिनर। तो इसीलिए अपना पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा कि ये पूछवा क्या रहा है आपसे और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें डाटा दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन इसी के आधार पर है, बिल्कुल सिमिलर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है आपसे, बड़े ध्यान से देखना सेकंड क्वेश्चन को। ए कंडक्टेंस सेल वाज फिल्ड, एक सेल है हमारा कोई, वो फिल्ड हुआ पड़ा है विद 0.02 मोलर। इसकी मोलरिटी कितनी दे रखी है? 0.02 मोलरिटी दे रखी है। कैसियल सॉल्यूशन है आपका। विच हैज स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा है इसका। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले तो कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी बोले तो क्या बोलते हैं हम इसको? कापा। और कापा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 2.768। कितनी दे रखी है? 2.768। 768 क्या दे रखा है ये? 768 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट को आप लिखें हमेशा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर यूनिट आप नहीं लिखते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी होगी आपकी, कंडक्टेंस सॉरी, वैसे कंडक्टिविटी होते हैं तो कंडक्टिविटी लिख देता हूँ इसको मैं। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है। इफ़ इट्स रेजिस्टेंस इज 82.4, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दे रखा है आपका बोले तो R, वो कितना दे रखा है यहाँ पे दे रखा वो 82.4 ओम, 82.4 ओम दे रखा है। मेरे से यहाँ पे पूछवाया है क्या चीज़? सेल कांस्टेंट, है ना, सेल कांस्टेंट मेरे से पूछवाया गया है। सेल कांस्टेंट ये होता है आपका L अपॉन के A। पहले क्वेश्चन में सेल कांस्टेंट गिवन कर रखा था, दूसरे में सेल कांस्टेंट इसने पूछवा लिया है। तो कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। सेल कांस्टेंट मेरे से पूछवा रहा है, मेरे को खूब पता है कि आपका जो फॉर्मूला होता है कापा का, वो क्या होता है? कापा इज इक्वल टू G इंटू L अपॉन के A, ये होता है ना भैया। तो कापा यहाँ पर कितने दे रखा है? कापा दे रखा है यहाँ पर 2.768,
2.768 ओम इनवर्स। यूनिट को आप लिखिएगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई लोग यूनिट को नहीं लिखते हैं, वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन कई बार अगर बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हम करें तो जेन्युइन तरीके से ही करना चाहिए, है ना। तो इतना हो गया। उसके बाद इज इक्वल टू जी। जी क्या है यहाँ पर 1 का रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 82.4 ओम। कितना दे रखा है 82.4 ओम दे रखा है, इनटू के यहाँ पर सेल कांस्टेंट L/K। ये तो मेरे से पूछवा रहा है, तो यहाँ पे आपका L/K सेल कांस्टेंट जो निकल के आएगा L/K वो निकलेगा यहाँ पर कितना निकलेगा 2 इसको इसके संग गुना कर देंगे, और गुना करेंगे जैसे ही ये इधर की साइड आ जाएगा, है ना। तो आपके पास कितना बन जाएगा 2.768 इंटू के 82.4, है ना। इतना बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो आपके पास ओम से ओम कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो आपके पास बचेगा क्या यहाँ पर जो L/L निकल के आएगा, वो कैलकुलेट करने के बाद में आएगा आपका 228 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स। इतना आपका सेल कांस्टेंट निकल के आएगा। तो ये दो क्वेश्चंस थे जो किसके आधार पर थे, आपके कंडक्टिविटी के आधार पर थे। तो कंडक्टिविटी के आधार पर ये क्वेश्चंस थे आपके, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे दोनों क्वेश्चन, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और अब मैं आपको एज ए होमवर्क एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना आपको चीज़ों पर। तो पहला ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर है आपका ये थर्ड, कौन सा है थर्ड, क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। नेक्स्ट क्लास में इसका हम डिस्कस करेंगे, अगर आपके पास नहीं होता है, कुछ बच्चे इसको कर लेंगे, कुछ के पास नहीं होगा, है ना। यहाँ पर देखो द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम। कितना दे रखा है 50 ओम दे रखा है यहाँ पे। आगे बोला इसने इफ़ द इलेक्ट्रोड्स इन सेल आर, इफ़ द इलेक्ट्रोड्स in cell are 2.2 centimeter apart with have area of 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया दे रखा है। देन द मोलर कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। लैम्डा एम ऑफ सॉल्यूशन विल बी। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और आपकी सुविधा के लिए इसका आंसर भी बता देता हूँ मैं। आप बिल्कुल, अगर आंसर इतना आता है आपको तो बढ़िया बात है, नहीं आता है तो फिर दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2 × 10⁵ सीमेंट पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर निकल के आएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम तुरंत डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने आपको कुछ, जैसे तो बहुत से स्टूडेंट इसको फिजिक्स में, कुछ चीज़ों को फिजिक्स में पढ़ चुके, पहले ही पढ़ चुके होते हैं। हालांकि हमारा इलेक्ट्रोकेम का ये पार्ट है, और हमारा एक दायित्व, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि मैं कर्तव्यनिष्ठ होकर आपको जो सिलेबस के अंदर जो दे रखी है चीज़ें, ऐसा नहीं कि कोई किसी दूसरे सब्जेक्ट में वो चीज़ रिलेट कर रही है तो वो सब्जेक्ट में अगर आपने पढ़ लिया तो मैं आपको मिस करा दूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपके पास बेटर चीज़ें होती हैं। तो आज मैंने आपको कुछ चीज़ों से रूबरू कराया था, जिनमें पहली चीज़ थी आपकी कौन सी वाली, रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया था कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और एक मेटालिक कंडक्टर के बिटवीन। दूसरा मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है आपका ρ × L/K। उसके बाद अपन डिस्कस किए थे दूसरा वाला, कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस क्या होता है आपका बताओ, G = 1/R होता है। तीसरी चीज़ हमने क्या देखी थी, तीसरी चीज़ हमने देखी थी कापा। कापा आपके पास क्या था 1/ρ, क्या था 1/ρ।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। उसके बाद हमने फोर्थ देखा था मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय एम। और उसके बाद पांचवा टर्म कौन सा था आपका, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मलिटी। तो ये हमारे पास आज का कंप्लीट लेक्चर था। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पसंद आई होंगी, आपको अच्छी लगी होंगी, आपने इन चीज़ों को सीख लिया होगा और एक क्वेश्चन आपको एडिशनल में मैंने ऐसे होमवर्क दे दिया है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल पुनः आपसे फिर बेस्टा मिलेंगे और इसके आधार पर एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम फर्दर मूव ऑन करेंगे किसके ऊपर, अपने नेक्स्ट टर्म के ऊपर। कुछ और चीज़ें देखेंगे यहाँ पर कि आखिर जो कंडक्टिविटी होती है वो डाइल्यूशन के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ किस तरीके से चेंज होती है, नहीं होती है। और हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी का क्या वेरिएशन होता है और हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी का क्या वेरिएशन होता है, जहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट लॉ सीखेंगे जिसका नाम है कोलेरोस लॉ। टिल देन